वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के अपकमिंग एपिसोड को, जो कि नोवेल बेस्ड होने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि यू हाओ और उसकी टीम हेवनली सोल एम्पायर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हेवनली सोल एम्पायर की करंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है। और उसके बाद यू हाओ और एल्डर सॉन्ग 2 टाइटल डुओलुओ से फाइट करते हैं, जिसके अंदर यू हाओ एक टाइटल डुओलुओ को ऑन द स्पॉट किल कर देता है और दूसरे टाइटल डुओलुओ को पकड़कर उससे होली घोस्ट चर्च के बारे में पूछा जाता है, जहां पर वो होली घोस्ट चर्च की काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यान शाओजे को दिखाया जाता है, जो सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद एक थप्पड़ से नानगोंग वांग को अनकॉन्शियस कर देता है। जिसके बाद पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि सबको एहसास होता है कि नानगोंग वांग को पकड़कर उन्होंने कितनी कीमती इंफॉर्मेशन हासिल की है। न सिर्फ तांग या और माँ शाओताओ की लोकेशन मिली है, बल्कि होली घोस्ट चर्च का अंदरूनी स्ट्रक्चर भी साफ हो गया है, जो आगे श्रेक एकेडमी के बहुत काम आने वाला है। और इसी दौरान यू हाओ डीन यान से पूछता है कि अब जब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो क्या ऑपरेशन का प्लान बनाया जा सकता है। ये सुनकर यान शाओजे मुस्कुराते हुए कहता है कि कमांड तो तुम्हारे ही हाथों में है और प्लान भी तुम्हें ही बनाना है। जो सुनकर यू हाओ बताता है कि सीनियर सिस्टर तांगया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें बाहर ही बेट करना चाहिए, क्योंकि सन मून एम्पायर का सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग है कि 5 सोल फॉर्मेशंस किसी भी एक्सपर्ट को मार सकते हैं, और अगर फुल स्केल बैटल हुई तो हेवनली सोल एम्पायर को भारी नुकसान होगा और वो कॉपरेशन भी नहीं करेगा। इसलिए सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। जिसके बाद यू हाओ नानगोंग वांग की तरफ देखते हुए कहता है कि नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, जिसे सुनते ही बे डर के मारे चिल्लाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि यू हाओ क्या करना चाहता है। और एल्डर सॉन्ग भी तुरंत मना करते हुए कहती है कि ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि बेस के अंदर इतने पावरफुल लोग हैं और होली घोस्ट चर्च का सेक्ट लीडर खुद वहां मौजूद है। लेकिन ये सुनकर यू हाओ शांत मुस्कान के साथ कहता है कि उसने ये प्लान यूं ही नहीं सोचा है और सबको चिंता करने से मना करता है। और ये कहते ही वो घूमता है तो उसका ओरा अचानक बदल जाता है और उसकी बॉडी तेजी से ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल मास्केरेड डुओलुओ जैसी बन जाती है। यहाँ तक कि उसका सिनिस्टर ओरा पूरी तरह मैच करने लगता है, जिसे देखकर रैंक 97 टाइटल्ड डुओलुओ एल्डर सॉन्ग तक हैरान रह जाती है, क्योंकि वो भी नेकेड आइज से कोई फर्क नहीं पकड़ पाती है। और जब वो स्पिरिचुअल पावर से चेक करती है तो वही सिनिस्टर फीलिंग आने लगती है। हालांकि स्ट्रेंथ में हल्का सा डिफरेंस होता है, जिस पर यू हाओ बताता है कि एग्जैक्ट सेम होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमिटेशन और नानगोंग वांग की मदद से पहचान में आने का खतरा बहुत कम रहेगा। और फिर भी बे घबरा कर कहता है कि वो तांगया को बचाने के लिए यू हाओ को खतरे में नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो टैंग सेक्ट और श्रेक एकेडमी की फ्यूचर होप है। लेकिन ये सुनकर यू हाओ गंभीर होकर जवाब देता है कि अभी फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है और वो अकेला भी नहीं जाएगा, बल्कि सब उसके साथ है। और फिर यू हाओ धीमी आवाज में अपना प्लान समझाता है, जिसे सुनकर बे को सब समझ आ जाता है। और एल्डर सॉन्ग वयान शाओजे और भी शॉक्ड हो जाते हैं। और 1 घंटे बाद अंधेरी रात में सन मून एम्पायर का बेस बेचैन हो उठता है, जहां होली घोस्ट चर्च का सेक्ट लीडर क्रूसेडिंग आर्मी के कमांडर टेंट में खड़ा होता है, जिस आर्मी का मार्शल लिन हाई होता है, जो भले ही सोल डुओलुओ था, लेकिन एम्पायर में उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था और जूजी के जाने के बाद वही कमांड संभाल रहा था। हालांकि आज उसका मूड खराब होता है, क्योंकि पिछले दिन स्काई में दुश्मनों की मूवमेंट दिखी थी और लिंक्ड अटैक भी बेकार गया था। और जब आज फिर एनिमीज दिखाई देते हैं तो वो अटैक करने का सोचता है, लेकिन सेक्ट लीडर उन्हें अलाइव पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिसके चलते हेवनली सेंटीपीड डुओलुओ और मास्केरेड डुओलुओ भेजे जाते हैं। मगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोनों गायब हो जाएंगे। और ये खबर मिलते ही जोंग लियू अंदर से उबल उठता है, क्योंकि होली घोस्ट चर्च के लिए 2 इविल टाइटल्ड डुओलुओ का यूं गायब हो जाना बहुत बड़ा झटका होता है। और अंदर ही अंदर वो जूजी को याद करता है, क्योंकि भले ही वो माने नहीं, लेकिन स्टारलो एम्पायर द्वारा मिंगडो माउंटेन रेंज वापस लेना उसे आज भी अनबिलीवेबल लगता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ये शिशुए भी उन्हें रोक नहीं पाई थी। और बाद में जब उसे पता चला था कि किसी ने डीतियन की स्ट्रेंथ का यूज करके ये शिशुए को रोका था, और तब जाकर उसे असली वजह समझ में आई थी। और वो ये भी मानता है कि हेवनली सोल एम्पायर की 2/3 जमीन और यहाँ तक कि कैपिटल तक गिरना जूजी की ही देन है। और यही रीजन है कि अगर जूजी यहाँ होती तो वो इतनी रूड नहीं होती। लेकिन लिन हाई को वो सिर्फ एक पपेट मानता था। और इधर लिन हाई मजबूरी में समझाता है कि सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स फुल एफिशिएंसी पर चल रहे हैं और 10 से ज्यादा सोल इंजीनियर टीम्स स्काई सर्च में लगी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। ये सुनकर झोंग लियू शक जताता है कि क्या दुश्मन इतने स्किलफुल हो चुके हैं कि पूरी तरह कंसील हो गए हैं, क्योंकि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी लगे हुए हैं, जिनकी नजरों से बच पाना आसान नहीं है। और नानगोंग वांग व मास्केरेड जैसे टाइटल डुओलुओ कम से कम डिस्ट्रेस सिग्नल तो भेज ही सकते थे। लेकिन तभी अचानक भागते हुए एक सोल्जर आता है, जिसे देखकर लिन हाई सख्ती से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो सोल्जर बताता है कि हेवनली सेंटीपीड डुओलुओ और मास्केरेड डुओलुओ वापस आ गए हैं। जो सुनकर लिन हाई चैन की सांस लेता है। तो वहीं जोंग लियू भी कंपोजिट होकर उन्हें बुलाने का ऑर्डर देता है और थोड़ी देर में टेंट के पर्दे खुलते हैं और नानगोंग वांग आगे बढ़कर झुकते हुए सेक्ट लीडर को सैल्यूट करता है। और उसके पीछे मास्केरेड डुओलुओ भी ऐसा ही करता है, जो देखकर जोंग लियू पूछता है कि तुम दोनों को इतनी देर क्यों लगी है। ये सुनकर नानगोंग वांग गंभीर चेहरे के साथ बताता है कि एनिमी बहुत चालाक था और साथ वो स्पिरिचुअल टाइप टाइटल्ड डुओलुओ था, और जब हमने उसका पीछा किया तो वो हेवनली सोल एम्पायर के बेस की और भाग निकला, जिसकी वजह से
हम दोनों को ट्रैप के डर से उन्हें लौटना पड़ा। जो सुनकर जोंग लियुक को भी शक नहीं होता है, क्योंकि 2 टाइटल डुओलुओ को यूं ही नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है। जिसके बाद नानगोंग वांग श्रेक एकेडमी का जिक्र करता है और बताता है कि गोल्डन फिनिक्स मार्शल सोल वाला एक ट्रांसेंडेंट डुओलुओ अपीयर हुआ था। ये सुनते ही जोंग लियू के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसे तुरंत यान शाओजे रेडिएंट फिनिक्स डुओलुओ की याद आती है और उसे एहसास हो जाता है कि श्रेक एकेडमी शायद इंटरवन करने वाली है। और ये सोचते उसका एक्सप्रेशन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि श्रेक एकेडमी के पास भले ही अल्टीमेट डुओलुओ ना हो, लेकिन ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट जैसी जगह को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है, जहाँ DTN जैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस मौजूद है। और यही वजह है कि होली गोस्ट चर्च आज तक सीधे उन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। भले ही जोंग लियू को यकीन हो कि अगर वो सोल इंजीनियर लीजेंड्स और क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन्स लेकर अटैक करे तो श्रेक सिटी भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन ये शिशुई और लॉन्ग शाओयाओ की चेतावनी के बाद उसका जॉस ठंडा हो गया था, और इसी सोच के बीच वो लिन हाई को ऑर्डर देता है कि सर्वेलेंस और भी ज्यादा सख्त कर दो और यान शाओजे की हर मूवमेंट पर नजर रखो। ये कहते हुए नानगोंग वांग और मास्केरेड डुओलुओ को रेस्ट करने के लिए भेज देता है और वार्निंग देता है कि श्रेक एकेडमी बहुत धूर्त है और यदि ट्रैप में फंसे तो चर्च को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो सुनकर दोनों झुककर थैंक यू कहते हैं और बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक जोंग लियू मास्केरेड को रोकता है और कहता है कि और मेहनत करो और विमेन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि भले ही तुम्हारा मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन काफी ज्यादा स्पेशल है, और अगर तुम फ्यूचर में ट्रांसेंडेंट डुओलुओ बन गए तो होली गॉस्ट चर्च के लिए बहुत अच्छा होगा। जिस पर मास्केरेड डुओलुओ हंसते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि उसकी डिमोनिक मैगट को कल्टीवेट करना वैसे ही बहुत मुश्किल है और वो मेहनत कम नहीं कर रहा है। बस दिक्कत ये है कि टाइटल्ड डुओलुओ बनने के बाद ऑर्डिनरी ह्यूमंस की स्पिरिट्स उसे कोई भी फायदा नहीं दे रही हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए किसी टाइटल्ड डुओलुओ की स्पिरिट चाहिए, इसलिए वो वॉर के दौरान थोड़े रिसोर्सेज देने की बात करता है। ये सुनकर जोंग लियू भौहें चढ़ा लेता है और सख्ती से मना करते हुए कहता है कि चर्च को टाइटल्ड डुओलुओ की स्पिरिट्स की काफी ज्यादा जरूरत है और शॉर्टकट ढूंढने के बजाय कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और नागोंग को एग्जाम्पल बनाते हुए बताता है कि रैंक 94 पहुंचते ही उसे ट्रांसेंडेंट डुओलुओ बनाने में उसकी हेल्प की जाएगी, वरना वो बस कमजोर एल्डर्स में ही गिना जाएगा। ये सुनकर मास्केरेड डुओलुओ एक्वायर्ड होकर मेहनत करने की बात कहता है, जिसके बाद जोंग लियू उन्हें जाने का इशारा कर देता है। तो बाहर निकलते ही नानगोंग वांग और मास्केरेड एक दूसरे को देखते हैं और मास्केरेड की आंखों में सिनिस्टर चमक और साफ हो जाती है, क्योंकि असल में असली मास्केरेड डुओलुओ तो एल्डर सॉन्ग के हाथों मर चुका था और अभी जो सामने मास्केरेड डुओलुओ के फॉर्म में था वो यूहाओ का इमिटेशन होता है। और जब टेंट के बाहर जोंग लियू ने उसे रोका था तब यूहाओ अंदर से टेंस हो गया था, क्योंकि कोर एरिया में एक्सपोज होने का मतलब सीधे मौत थी। लेकिन नानगोंग वांग से पहले मिली इन्फॉर्मेशन की वजह से वो किसी तरह ब्लॉफ कर जाता है और इसके बाद नानगोंग वांग सोल पावर के जरिए पूछता है कि उसकी रिस्ट्रिक्शन कब हटेंगी, जिस पर यूहाओ कहता है कि मिशन पूरा होते ही श्रेक एकेडमी अपना वादा निभाएगी और उसे पूरी तरह आजाद कर दिया जाएगा। ये सुनकर नानगोंग वांग कड़वी हंसी हंसता है और यूहाओ के टेंट की तरफ इशारा करके चला जाता है, क्योंकि भले ही उसे पूरा भरोसा न हो लेकिन श्रेक एकेडमी की रेपुटेशन पर यकीन था। इसके बाद यूहाओ अपने टेंट में घुसता है और अंदर की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस और अफ्रोडीजियस की स्मेल महसूस करते ही उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और 2 यंग गर्ल्स उसे ग्रीट करती हैं, जिनकी आंखें खाली और हालत बदली हुई होती है, जिसे देखकर यूहाओ ठंडे लहजे में उन्हें दूर जाने को कह देता है। और जैसे ही वे बाहर जाती हैं तो टेंट का माहौल साफ हो जाता है। ये देखकर यूहाओ को होली गोस्ट चर्च की क्रूएल्टी पर गुस्सा आता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूज नहीं करता है, क्योंकि ये कोर एरिया था। वो बस खिड़की खोलकर सराउंडिंग सेंस करता है और फिर टेंट बंद कर देता है। लेकिन वो बेड को डर्टी मानकर कुर्सी पर ही बैठ जाता है और सावधानी से स्पिरिचुअल पावर फैलाकर कंफर्म करता है कि यहाँ कोई सर्वेलेंस नहीं है। और ये वेरीफाई होते ही वो स्पिरिचुअल बैरियर बना देता है और फिर धीरे धीरे इनकेंटेशन बुदबुदाता है और स्पेस डिस्टॉर्ट होते ही काले दरवाजे से अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में चला जाता है, जहाँ एल्डर सॉन्ग, यान शाओजे, टैंक सेक्ट के लोग और आइस बेयर किंग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर सब राहत की सांस लेते हैं और यूहाओ सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिस पर एल्डर सॉन्ग कहती है कि वो सही समय का इंतजार करेंगे और यान शाओजे उसे जल्दी मिशन पूरा करने की सलाह देता है, जिस पर यूहाओ सिर हिलाकर मान जाता है, क्योंकि प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका होता है। और हमें बताया जाता है कि यान शाओजे का मार्शल सोल रेडिएंट फिनिक्स है और उसकी सारी एबिलिटीज लाइट एलिमेंट पर बेस्ड है, जबकि ये डेमी प्लेन पूरी तरह अनडेड क्रीचर्स से भरा हुआ था। और यही वजह है कि यान शाओजे और ये गुई को यहाँ सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और अगर ये गुई ने पहले ट्राई करके ये न जान लिया होता कि इन अनडेड को मारने से उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं होती है, तो शायद वो गुस्से में इधर उधर भागकर उनका स्लॉटर करने लग जाती। ये सुनकर यान शाओजे खुद ही मान लेता है और कहता है कि हाँ, उसे भी इस जगह की फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो यूहाओ से बोलता है कि वापस जाकर उसे जरूर बता
बताना होगा कि उसने ये डेमो प्लेन कैसे मिला है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई अल्टीमेट डुओलुओ भी ऐसी जगह ओन नहीं कर सकता है। जिस पर युहाओ कामली जवाब देता है कि ये जगह उसके एक टीचर ने उसके लिए छोड़ी थी और पहले उसे ये सीक्रेट बहुत स्ट्रिक्टली छुपाना पड़ता था, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे उसे इसे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं लगती थी। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले एल्डर शुआन को बिना झिझक बता दिया था कि उसके पास नेक्रोमांसर मार्शल सोल है। इसके बाद युहाओ ब्लैक डोर के अंदर से पीछे हटता है और चैटिंग शुरू करता है, और जैसे ही स्पेक्ट्रल गेट बंद होता है तो टेंट के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद युहाओ अपने पूरे प्लान पे सोचता है, जिसमें वो सन मून एम्पायर के आर्मी कैंप में अंडर कवर जाने वाला है, लेकिन वो पहले तांग या की लोकेशन पता करेगा और फिर उसके पास पहुंचकर सिचुएशन को एनालाइज करेगा और सही मौका देखकर उसे रेस्क्यू करेगा। और ये सोचकर वो तय करता है कि एस्केप के समय उसे अपनी नेक्रोमांसर एबिलिटीज का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भारी केओस क्रिएट किए निकलना इम्पॉसिबल है। और ये प्लान पहले ही हेवनली सोल एम्पायर को बता दिया गया था, जहां से ये तय हुआ था कि युहाओ के एक्शन लेने से ठीक पहले एक फेंट अटैक किया जाएगा ताकि एनिमीज का अटेंशन बंटे सके और मिशन आसानी से कंप्लीट हो सके। और खास बात ये थी कि एल्डर सॉन्ग के एक इविल टाइटल्ड डुओलुओ को मारने के बाद हेवनली सोल एम्पायर इस प्लान को लेकर और भी सपोर्टिव हो गया था, जबकि युहाओ ने प्रॉमिस किया था कि वो सन मून एम्पायर के कैंप के अंदर मैक्सिमम डैमेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि युहाओ अल्टीमेट सोल्जर प्लान का अकेला सक्सेसफुल प्रोडक्ट था और डिस्गाइज, असैसिनेशन और मिशंस में एक्सपर्ट था, इसलिए कैंप के अंदर ट्रबल क्रिएट करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। ये सब सोचते हुए वो क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है और प्लान को और परफेक्ट बनाने लगता है, क्योंकि अकेले उसकी स्ट्रेंथ इनसफिशिएंट होती थी, लेकिन अब उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्पर भी था। और तभी बाहर आसमान हल्का होने लगता है और डॉन के साथ एक नया दिन शुरू होने वाला होता है, जो देखकर युहाओ टेंट से बाहर निकलता है और ईस्ट की तरफ नीले आसमान को देखता है और क्वाइटली उस पर्पल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और थोड़ी ही देर में नानगोंग वांग तेज कदमों से उसकी तरफ आता है और वो मुस्कुराकर बोलता है कि इतनी सुबह उठ गए मास्केरेड, चलो कुछ खाने चलते हैं। जो सुनकर युहाओ समझ आ जाता है कि नानगोंग वांग भी पूरी रात नहीं सोया है, क्योंकि उसे युहाओ से भी ज्यादा डर था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि होली गोस्ट चर्च के मेथड्स उसे अच्छी तरह पता थे। जिसके बाद युहाओ सिर्फ ऑलराइट कहता है और दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में नानगोंग वांग माइंड वॉइस से कैंप की जगहों के बारे में बताता है, क्योंकि युहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज नहीं कर सकता था, खासकर कोर एरिया में जहां हर तरफ पावरफुल इविल सोल मास्टर्स थे, और उसे ये जानना जरूरी था कि कहां खाना पानी होता है और कहां बैटिंग होती है, एक्सरसाइज एरियाज कौन से हैं और फॉरबिडन जोन्स कौन से हैं। चलते चलते नानगोंग वांग मैसेज देता है कि होली लेडी आमतौर पर बहुत अर्ली ब्रेकफास्ट करती है और ये वही टाइम है। जो सुनकर युहाओ बिना एक्सप्रेशन बदले रिप्लाई करता है कि दूसरों से इंटरेक्शन अवॉइड करना है ताकि एक्सपोज ना हो। और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े टेंट के सामने पहुंचते हैं, जहां इविल सोल मास्टर्स के लिए स्पेशल कैंटीन थी, और अंदर जाते ही कुछ लोग रिस्पेक्ट से झुकते हैं, क्योंकि होली गोस्ट चर्च में स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है। लेकिन जैसे ही युहाओ अंदर एंटर करता है तो उसकी बॉडी हल्की सी कांपती है और उसकी नजर अपने आप तांग या पर जाकर रुक जाती है, जो अंदर की टेबल पर बैठी होती है और ब्लैक ड्रेस में नीले पैटर्न्स के साथ, जो उसके स्पेशल स्टेटस को दिखाते हैं। जो देखकर नानगोंग वांग उसे लेकर तांग या की टेबल तक जाता है और रिस्पेक्टफुल्ली होली लेडी कहता है, जिस पर तांग या बिना इमोशन के बस सिर हिला देती है। ये देखकर युहाओ का दिल अंदर से हिल जाता है, क्योंकि तांग या की आंखें पूरी तरह कोल्ड और ग्रे थी और उनमें जरा भी इमोशन या लाइफ फील नहीं हो रही थी। और उसे याद आता है कि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल ने बताया था कि तांग या पर इविल स्पेल और डेडली पॉइजन है, जिसे पिल से सप्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन ब्लू सिल्वर एम्परर के बिना उसकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और तांग या के सामने सिंपल लेकिन इक्विजिट डिशेस होते हैं और कोई भी इविल सोल मास्टर उसकी टेबल पर बैठने की हिम्मत नहीं करता है। जिसके बाद युहाओ चुपचाप खाना खाते हुए उसका ऑरा फील करता है, जो बहुत वीक होता है, लेकिन उसके अंदर किसी हिडन बीस्ट जैसा डेंजर भी महसूस होता है। और ये देखकर उसे टीचर तांग या की पुरानी चीयरफुल इमेज याद आ जाती है, जब उसने उसे टांग सेक्ट ज्वाइन करवाया था और श्रेक एकेडमी में एंट्री दिलाई थी। और ये सोचकर उसका दिल दर्द से भर जाता है कि बे ये सब देखेगा तो क्या होगा। और इसी इमोशन के बीच वो मन ही मन वो करता है कि चाहे कुछ भी हो, वो टीचर तांग या को यहाँ से बचाकर नॉर्मल जिंदगी में वापस लाएगा। और तभी अचानक एक आवाज आती है कि सेकंड ब्रदर और ओल्ड 7, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। ये सुनकर युहाओ संभलता है, लेकिन सामने थर्ड एल्डर को देखकर उसके इमोशंस वायलेंटली शेक कर जाते हैं, क्योंकि ये वही एल्डर था जिसकी वजह से वांग क्यूअर की डेथ हुई थी। हालांकि पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होने की वजह से वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद नानगोंग वांग कामली बताता है कि हेवनली सोल एम्पायर की सर्वेलेंस हुई थी और श्रेक एकेडमी के लोग दिखाई दिए हैं, यहाँ तक कि रेडिएंट फिनिक्स डुओलुओ यान शाओजे भी यहाँ मौजूद है।